नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 अगस्त 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, कल मैं एडिटोरियल रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एकदम से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 14 दिन रहे हैं लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे, एकदम से शॉकिंग रहे। तो बिल्कुल लाइफ एकदम उथल पुथल सी होकर रह गई, इसलिए वीडियोस की जो रेट है वो भी पिछले 14 दिन में गिर गए हैं। हालांकि अब मैं वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो 6-7 वीडियोस तो दिन के बेसिस पे आपको दिखते ही रहे हैं। बीच में 7-8 तक वीडियोस डेली में डालते ही रहता हूँ। तो अगर आप बाकी चैनल से कंपेयर करोगे तो वीडियोस बहुत कम नहीं दिखे हैं, बट फिर भी मेरी जो स्पीड रहती है नॉर्मल, उस स्पीड से वीडियोस थोड़े कम हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ हो गया, ऐसे इवेंट्स हो गए हैं जो हमारी पहुंच के बाहर हैं, थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया। और उसके साथ साथ अभी थोड़ा बहुत लाइन पे आ ही रहे थे कि कल से क्या हुआ कि कल तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई, फूड पॉइजनिंग भी हो गई, उसके साथ फीवर भी आ गया। अब समझ ही में नहीं आया कि फीवर आया क्यों, फूड पॉइजनिंग की वजह से आया या 28 तारीख को जो वैक्सीनेशन ली है उसकी वजह से आया। कल पूरा दिन मैं फीवर में ही लेटा रहा। अभी किसी और के घर में हूँ तो हो सकता है बैकग्राउंड से आपको कुछ उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही हों, तो प्लीज़ बियर विद मी अगर पीछे से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो। कल मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई। फाइनली मैं कल मुंबई पहुंच जाऊंगा, तो कल शाम से आपको बम्पर मोड में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियोस मिलते रहें। मेरी प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी, रमेश सिंह, सतीश चंद्र, सबसे पहले मैं इनको ख़त्म करूँगा, उसके बाद हिस्ट्री को। तो ये सब मेरी प्रायोरिटी पे। कल से बम्पर वीडियो शुरू करूँगा मैं शाम से। अभी किसी और के घर में हो तो सकता है बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा आ रही, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। वैसे विनीत सर बना देते हैं वीडियोस, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि विनीत सर के ऊपर अनड्यू बर्डन डालो। रीज़न बीइंग कि जब मैं उनको बोलता हूँ कि आप एडिटोरियल बना दो या करंट अफेयर्स बना दो, तो उनका जो डेली बेसिस का काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो सिर्फ उसमें ही इन्वॉल्व, पूरा का पूरा दिन उनका एडिटोरियल और करंट अफेयर्स में चला जाता है। कल थोड़ा शाम तक भी वीडियो का शेड्यूल हिलेगा। रीज़न बीइंग कि मैं ट्रांजिट में होऊंगा। कल सुबह से ही मतलब शाम तक का सफ़र है आपका। अभी कहीं और हूँ, फिर लखनऊ जाऊंगा, फिर लखनऊ से फ्लाइट पकड़ूंगा, मुंबई जाऊंगा। तो ओवरऑल हो सकता है कल शाम से आपको वीडियो मिलना शुरू हो, तो इतना प्लीज़ बियर करिए। मैं पहले आपको एडवांस बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहाँ गायब हो गया एकदम से। आवाज़ थोड़ी धीमी है क्योंकि तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट ठीक है, फिर भी चीज़ें तो कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है फेडोमिंग सेरो सर्वे डाटा। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 4th नेशनल सेरो प्रेवलेंस सर्वे हुआ। कौन से टाइम पीरियड में हुआ, तो ये हुआ जून से जुलाई 2021 में। ठीक है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेरो सर्वे में क्या बोला गया कि पिछला जो सेरो सर्वे हुआ था आपका दिसंबर जनवरी के सेरो सर्वे के रिस्पेक्ट में जून जुलाई 2021 में हमारे देश की 40% आबादी और एक्सपोज नजर आ रही है कोरोना वायरस की तरफ। मतलब 50 करोड़ लोग ऑलमोस्ट ज़्यादा एक्सपोज हैं कोरोना वायरस की तरफ, ऐसे डाटा यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और स्टैटिस्टिक लिया गया है, जो स्टेट के लेवल पे सेरो सर्वेज हुए हैं वहाँ से भी कुछ डाटाज यहाँ पे उठाए गए हैं। तो ओवरऑल सेरो सर्वे के रिस्पेक्ट में एक एनालिसिस आपको दे के रखा है। अब काफ़ी ट्रिकी एनालिसिस है, मैं आपको ठीक से बताऊंगा कि ये सेरो प्रेवलेंस सर्वे क्या कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अब सीधे सीधे देखिए एग्जाम में इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट हर चीज़ एग्जाम में सवाल पूछने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़नी होती है। कुछ चीज़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधारने के लिए भी पढ़ी जाती हैं, एंड दैट्स वाई दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है आपका PLFS सर्वे से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है, ये जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक का है। इस सर्वे में 3 पैरामीटर्स पे ऊपर बात की गई। पहला पैरामीटर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा पैरामीटर है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तीसरा पैरामीटर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं, PLFS का डाटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एसेस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में देखिए समझने वाला क्या है। ये जो सर्वे है वो जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक का है। अब ये जून 2020 तक का है, तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था वो 25 मार्च 2020 में लगा था। तो अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020, इन 3 महीने का डाटा भी आ गया होगा इस सर्वे में। और ये 3 महीने में पूरा का पूरा देश में लॉकडाउन था। तो उस लॉकडाउन के दौरान एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ा, उसके नंबर्स भी आपके सर्वे में निकल के आने चाहिए। तो क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, इसको हम इस आर्टिकल में डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप एग्जाम्स में भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द कस्प। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो भैया
वैक्सीनेशन को तेज करने की बात की जा रही है। इंडिया में लगभग 40,000 केसेस दिन के आ रहे हैं। ओवरऑल 41,000 पिछले कुछ एक हफ्ते में बढ़े हैं। और आप देखो कि ओवरऑल इंडिया के जो आधे नंबर ऑफ केसेस हैं वो केरला से निकल के आ रहे हैं। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स की कमी उतनी नहीं दिखी है लोगों में, ठीक है। वैक्सीनेशन रेट बाकी देश के हिसाब से बहुत तेज़ है केरला में। उसके बाद भी आप देखोगे कि केरला में आधे नंबर ऑफ इन्फेक्शंस निकल के आ रहे हैं देश के। तो यहाँ पे क्या सीखने वाला ज़रूरी है, वैक्सीनेशन को तेज़ करना यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, ओवरऑल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कितना है इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में, और हमने वैक्सीनेशन नहीं बढ़ाई तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे एक पॉजिटिव अपटिक देखने को मिल रहा है, मतलब इन्फेक्शन थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो केवल केरला ऐसा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, इन सब स्टेट्स में भी थोड़ा थोड़ा कोरोना वायरस में अपटिक देखने को मिल रहा है। तो उसको इमरजेंसी बेसिस पे रोकने की जरूरत है मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर में, नहीं तो ये कोरोना वायरस एक बड़ी क्राइसिस में ना कन्वर्ट हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, मैं इसको आपको बताऊंगा। और फिर बीइंग बोमई, तो ये जो आपके बसवराज बोमई साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के, इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं कर्नाटका की पॉलिटिक्स को लेके, इसके बारे में भी एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो सोनी 107 ने हमको ज्वाइन किया है। देखिए कल विनी सर ने वीडियो बनाई थी तो चैनल मेंबर्स को इनवाइट नहीं हो कर पाए, लेकिन आज फैसिलिटेट कर देते हैं। तो सोनी 107 ने हमको ज्वाइन किया है। फिर A1 चैनल ने हमको ज्वाइन किया है। अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया है। अवंतिका पांडे ने हमको ज्वाइन किया है। आर्यन प्रभु ने हमको ज्वाइन किया है। फिर रमन भूतानी ने हमको ज्वाइन किया है। शालिनी बादगुजर साहब ने हमको ज्वाइन किया है। अमन शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है। प्रांजलि विश्रा ने हमको ज्वाइन किया है। सृष्टि अग्रहारी ने हमको ज्वाइन किया है। कुणाल गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। कुणाल गुप्ता का ये 6th मंथ है एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम कुणाल। कुणाल के साथ साथ शिवानी DCZ राजपूत, इन्होंने हमको ज्वाइन किया है। इनका भी 6th मंथ है एज अ मेंबर। सो शिवानी DCZ राजपूत एंड कुणाल गुप्ता, अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। इतने लंबे समय से आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है, दिस इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच कुणाल एंड शिवानी। फिर पोएट्स मोटिवेशन ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम पोएट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। जिबार्दन पटेल ने हमको ज्वाइन किया, इनका 3rd मंथ है एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच जिबार्दन। डेफिनेटली देखिए जो रिकरेंटली ज्वाइन करता है उसको मैं स्पेसिफिकली थैंक यू बोलता हूँ, बनता भी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हो सकता है मेरी वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा हो और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी हेल्प मिलती ही है। तो जुबार्तन पटेल 3rd मंथ एज अ मेंबर, शिवानी 6th मंथ एज अ मेंबर, पोएट्स मोटिवेशन 2nd मंथ एज अ मेंबर, कुणाल गुप्ता 6th मंथ एज अ मेंबर। स्पेशल थैंक्स टू यू गाइज। फिर सृष्टि अग्रहारी, प्रांजलि मिश्रा, अमन शर्मा, शालिनी बादगुजर, रमन भूटानी, आर्यन प्रभु, अवंतिका पांडे, अभिषेक कुमार, A1 channel and Sony 107. I welcome you all to my channel. Thank you so much for the constant and consistent support guys. चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने पहले आर्टिकल से। फेडोमिंग सेरो सर्वे डाटा विद कॉशन, द डाटा फ्रॉम द ICMR 4th नेशनल सेरो सर्वे सेरो प्रेवलेंस सर्वे हैव क्लियर इम्प्लीकेशंस फॉर द सिचुएशन इन इंडिया टुडे। ठीक है भैया, देखिए क्या क्लियर इनके इम्प्लीकेशन है, इन्हीं क्लियर इम्प्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पे ओवरऑल डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला व्यू पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, द पास्ट 2 वीक्स हैव सीन द रिलीज ऑफ 4th नेशनल सेरो प्रेवलेंस सर्वे फॉर COVID-19 as well as the reporting of data for sero surveys independently conducted by state government such as तमिलनाडु। देखिए चौथा नेशनल सेरो प्रेवलेंस सर्वे तो आया ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स में भी आपके सेरो प्रेवलेंस सर्वे करवाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु। मैं कह देता हूँ केवल तमिलनाडु ही नहीं, दिल्ली और भी बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस प्रकार के सेरो प्रेवलेंस सर्वे कराए गए। तमिलनाडु का बेसिक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तमिलनाडु का स्पेसिफिकली एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दे रखा है, क्योंकि तमिलनाडु की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेरो सर्वे हुआ है ICMR के नेशनल सेरो सर्वे के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट के सेरो सर्वे के हिसाब से, उसके डाटा को भी इस आर्टिकल में कंपेयर किया गया। आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, जब तीसरा सेरो सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया में दिसंबर जनवरी 2021 में,
और अभी जो कंडक्ट किया गया है जून जुलाई 2021 में, ऐसा बोला गया है कि भैया लगभग 40% आबादी इंडिया की इन्फेक्ट हुई है या फिर एक्सपोज हुई टू द नोवेल कोरोना वायरस। 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए हैं फ्रॉम द थर्ड सेरो सर्वे टू द फोर्थ सेरो सर्वे, यानी कि दिसंबर जनवरी 2021 के समय से लगभग कह लीजिए कि जून जुलाई 2021, मतलब दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में जो थर्ड सेरो सर्वे हुआ था, उसके बाद जून जुलाई 2021 में जो सेरो सर्वे हुआ है, इस टाइम ड्यूरेशन में 40% देश की आबादी 50% लोग 50 करोड़ लोग कोरोना वायरस को सब्जेक्ट हुए हैं। इनके अंदर एंटीबॉडीज देखने को मिली है कोरोना वायरस की। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे चिल्ड्रंस का जो इन्फेक्शन रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये भी देखने को मिला है कि जितने भी बच्चे टेस्ट किए गए हैं लगभग आधों में आप कह सकते हो इन्फेक्शन देखने को मिला है। मैं बेसिकली ये इन्फेक्शन वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव वाले इन्फेक्शन की बात नहीं हो रही, ये सेरो प्रेवलेंस सर्वे। सेरो प्रेवलेंस सर्वे मतलब कि आपका खून का सैंपल लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या कोरोना के एंटीबॉडीज़ हैं। कोरोना की एंटीबॉडी आई मतलब कि आप कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हुए हो। कोविड पॉजिटिव आना आरटीपीसीआर में और सेरो प्रेवलेंस में पॉजिटिव आना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेरो प्रेवलेंस में क्या होता है कि आपके खून में से ये चेक की जाएगी कि किसी भी प्रकार की कोरोना की एंटीबॉडीज़ हैं, और अगर वो एंटीबॉडीज़ हैं मतलब इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी आप कोरोना वायरस के टच में आए होगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए होगे। हो सकता है कोरोना वायरस आपको हुआ हो, आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हो, ठीक भी हो गया हो और आपको पता ना चला हो। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब देखिए, हमारे देश की लगभग 25% जनता को यहाँ पे वैक्सीनेशन दे दी गई। पहली डोज तो दे ही दी गई। अब मान लो 25% जनता को, जब ये चौथा सेरो प्रेवलेंस सर्वे हुआ था, तब तक हमारे देश की 25% जनता को पहली डोज तो मिल ही चुकी थी। कुछ लोगों को सेकंड डोज मिल चुकी थी, हालांकि सेकंड डोज मिलने वालों के नंबर बहुत कम थे, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज आ गई होंगी, तो वो तो सेरो प्रेवलेंस में पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। चौथे सेरो प्रेवलेंस के हिसाब से 67% जनता हमारी देश की कोरोना के एंटीबॉडीज है उनके अंदर, मतलब कि वो कोरोना के टच में एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन ये नंबर काफ़ी बॉग डाउन है, काफ़ी कम है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ज़्यादातर लोगों के अंदर आप देखोगे कि जो कोरोना की एंटीबॉडीज़ है वो फर्स्ट वेव के दौरान आ चुकी थी बहुत सारे लोगों के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आई होंगी। इनका कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल 25% लोगों को तो कोरोना की वैक्सीन ही मिली है, और उसके बाद आप देखो तो चौथे सेरो प्रेवलेंस सर्वे में 67% लोग का नंबर निकल के आ रहा है, दे हैव बीन एक्सपोज टू कोरोना वायरस। इनका बोलना यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में ये जो 67% नंबर है ये और ज़्यादा भी हो सकता है। ये हम सब जानते हैं कि जैसे कि अब 32 मिलियन पॉजिटिव केसेस, 3 करोड़ 20 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है इंडिया में। अब हम ये सब जानते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ होगा। अगर 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडी है कोरोना वायरस की, और ओवरऑल देश की आबादी 130 करोड़ मांगो, तो 3 करोड़ 20 लाख लोगों को ही यहाँ पे कोरोना वायरस हुआ है। कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ होगा। और ये जो चौथा सेरो प्रेवलेंस सर्वे है जिसमें 67% लोगों के अंदर कोरोना के एंटीबॉडीज दिख रही है, एक्चुअली में एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रही होंगी, हम इतने पकड़ नहीं पाए हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब थोड़ा स्टेट वाइज फिगर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो नेशनल सेरो सर्वे डाटा निकल के आया है, ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेरो पॉजिटिविटी का रेट बता रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात में 75% सेरो पॉजिटिविटी का रेट बता रहा है। महाराष्ट्र, आसाम, केरला में 60% सेरो पॉजिटिविटी का रेट बता रहा था। केरला में 44.4% सेरो पॉजिटिविटी का रेट बता रहा है। अब खास बात यह है कि अलग अलग स्टेट्स में सेरो पॉजिटिविटी रेट अलग अलग है। एक स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेरो पॉजिटिविटी के रेट अलग अलग हैं, और ये सेरो पॉजिटिविटी के रेट एक और कंटेक्स्ट में अलग है। एक आप कह सकते हो कि ये जो ये आपका सेरो पॉजिटिविटी का, या फिर कह लीजिए कि सेरो प्रेवलेंस की जो सर्वे कराई गई है आईसीएमआर के द्वारा पूरे देश के लेवल पे कराई गई। कुछ सरकारों ने भी करवाई है, जैसे तमिलनाडु ने अपनी करवा रखी, केरला ने अपनी करवा रखी। अभी केरला के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ओवरऑल अगर पूरे देश की आप बात करो, ठीक है ना, ओवरऑल अगर आप पूरे देश की बात करो तो अगर आप पहला सेरो सर्वे देखोगे आईसीएमआर का तो 0.7% लोग इन्फेक्टेड थे, दूसरा देखोगे तो 7% लोग इन्फेक्टेड थे, तीसरा देखोगे 24% लोग इन्फेक्टेड थे, और चौथा देखोगे तो 67% लोग इन्फेक्टेड थे। तो आप देख सकते हैं 24% और 67%, लगभग 43% ज़्यादा इन्फेक्टेड थे आपके चौथे में, फोर्थ में। ठीक है, मतलब फोर्थ जो सेरो प्रेवलेंस सर्वे, ये नेशनल लेवल के स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है। केरला की अगर आप बात करो तो इसी आईसीएमआर की पूरे पैन इंडिया सर्वे में केरला में
फर्स्ट सेरो सर्वे में 0.3% लोग आप कह सकते हो सेरो प्रेवलेंस पॉजिटिव थे, दूसरे में 0.9%, तीसरे में 11.6%। तो केरला की बात की जाए तो जब आईसीएमआर का नेशनल एवरेज निकाला गया थर्ड सेरो प्रेवलेंस सर्वे में तो 24% निकल के आया, केरला के लिए 11.6% निकल के आया। जब नेशनल लेवल पे चौथा निकल के आया आपका 67%, तो केरला का निकल के आया था 44%। मतलब कि आईसीएमआर के नेशनल सर्वे के हिसाब से तीसरे नेशनल सेरो प्रेवलेंस सर्वे में केरला में 11.6% सेरो पॉजिटिव थे और वही फोर्थ में 44.4% पॉजिटिव थे। नेशनल एवरेज क्या था 24% आपका थर्ड में, और चौथे में कितना हो गया 67%। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 40% देश के लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो गए हैं बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सेरो प्रेवलेंस सर्वे, आईसीएमआर के हिसाब से बात हो रही है। केरला की बात कीजिए तो केरला का ये 11.6% 44.4% पे पहुंच गया चौथे सेरो प्रेवलेंस सर्वे में, मतलब लगभग 33% लोग यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्ट हुए। बट अब अगर आप देखोगे तो केरला में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो पांचवा सेरो प्रेवलेंस सर्वे होगा वहां पे जो केरला के लिए फिगर्स निकल के आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। मतलब तीसरे और चौथे सेरो प्रेवलेंस सर्वे में इंडिया में भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, केरला में भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में केरला के नंबर ऑफ केसेस पांचवें सेरो सर्वे में चौथे से बहुत ज्यादा नजर आए। रीजन बीइंग कि इस समय पे आप देखो तो केरला में बहुत ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं कोरोना वायरस के। फिर अगर हम स्टेट की बात की जाए, तमिलनाडु का अगर हम सेरो प्रेवलेंस सर्वे देखें तो तमिलनाडु ने अपना सेरो प्रेवलेंस सर्वे अक्टूबर 2020 में किया है, अप्रैल 2021 में किया है और जुलाई 2021 में किया है। अब ये तमिलनाडु का सेरो प्रेवलेंस सर्वे क्या बोलता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2020 में जो तमिलनाडु ने अपना सेरो प्रेवलेंस सर्वे किया था उन्होंने देखा कि भाई 31% लोग सेरो पॉजिटिव हैं। जब मैं आपको सेरो पॉजिटिव बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया तो 31% लोग सेरो पॉजिटिव है, मतलब उन 100 लोगों में से 31 लोगों के खून में एंटीबॉडीज मिली हैं कोरोना की। एंटीबॉडीज कब आती हैं आपके खून में, देखिए एंटीबॉडी जो इंसान कोरोना पॉजिटिव हुआ और मान लो उससे नहीं जीत पाया मर गया तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज होंगी। देखिए थोड़ा बहुत तो आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा ही ना कोरोना वायरस को, आप कितना भी कमजोर हो, हल्का फुल्की इम्यूनिटी तो आपकी कोरोना वायरस से लड़ेगी लड़ेगी और उससे आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगे। अब वो एंटीबॉडीज इनफ है या नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो एक अलग बात है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु में जो आपका सेरो सर्वे हुआ उससे ये पता चला कि भाई 31% लोग सेरो पॉजिटिव है। ओके, तमिलनाडु का नंबर अप्रैल 2021 में ये नंबर 29% पे आ गया। और जब आप फास्ट फॉरवर्ड टू जुलाई 2021 में आते हो, जुलाई 2021 में तमिलनाडु में जो सर्वे हुआ उसमें ये पता चला कि 66% लोग सेरो पॉजिटिव है। अब जब आईसीएमआर ने सेरो सर्वे करवाई, देखिए तमिलनाडु ने सेरो सर्वे करवाई, तमिलनाडु ने अपनी सेरो सर्वे किसके थ्रू करवाई, तमिलनाडु डायरेक्टरेट फॉर पब्लिक हेल्थ। नेशनल लेवल पे सेरो सर्वे किसने करवाई, आईसीएमआर ने करवाई। आईसीएमआर ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सेरो सर्वे करवाई तमिलनाडु की। कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट थी, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवन्नमलाई। अब आईसीएमआर की जो सेरो सर्वे थी दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु की, किसकी किसकी, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवन्नमलाई की। इसमें इनका सेरो पॉजिटिविटी कितनी आई, चेन्नई के लिए आई 43%, कोयम्बटूर के लिए आई 24%, थिरुवन्नमलई के लिए आई 31%। ठीक है भाई, तो ये आईसीएमआर का डाटा है जनवरी 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का। लेकिन जो तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने करवाई अक्टूबर 2020 में उसका डाटा कितना निकल के आया, 41%, 22%, 36%। अप्रैल 2021 में कितना निकल के आया, 49%, 20%, 34%। लेकिन यही चीज जब तमिलनाडु की डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने करवाया जुलाई 2021 में तो निकल के आया 82%, 43%, 68%। ये किसकी बात हो रही, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवन्नमलई की। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर इतने ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में क्यों घुस रहे हो आप। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इतने ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स एग्जाम पर्पस से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आपको स्टैटिस्टिक्स को डेसिफर करना आना चाहिए। कभी ना कभी आपके ओवरऑल जो भी आपका मतलब टेन्योर होगा एज अ सिविल सर्वेंट या जहां पे भी आप काम कर रहे होगे, स्टैटिस्टिक्स को डेसिफर करना, स्टैटिस्टिक्स को समझना, ये चीज़ देखिए आपको आनी चाहिए। आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में इतना घुस रहा हूँ। हिंदू के कुछ आर्टिकल ट्रिकी हो जाते हैं, वो ट्रिकी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा दी होती है। जैसे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा दी है। अब इस स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट में इनकॉर्पोरेट मत करने लगना, ज़रूरी नहीं है इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना। मेरा आपको बस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाने का ये रीज़न है कि आप डिटेल में चीज़ों को समझ पाओ।
ओके, क्या बात। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जब पूरे देश में सेरो सर्वे करवाई तो तमिलनाडु की 3 डिस्ट्रिक्ट चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवन्नमलाई के लिए जो डाटा निकाला, वो डाटा तमिलनाडु की सेरो सर्वे से कैसे अलग हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट? ठीक है। तो तमिलनाडु की डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ का जुलाई 2021 का अगर आप डाटा देखोगे तो वो चेन्नई के लिए 82%, कोयम्बटूर के लिए 43% और तिरुवन्नमलाई के लिए 68% निकल के आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से आप देखोगे कि एंटीबॉडीज का नंबर गिरता है। ये कैसे पता चल रहा है एंटीबॉडीज का नंबर गिरता है? तमिलनाडु की ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ की सेरो सर्वे से पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2020 में एक सेरो सर्वे करवाई तमिलनाडु ने, फिर अप्रैल 2021 में करवाई, जुलाई 2021 में करवाई। इन्होंने अपनी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में करवाई थी। अब मदुरई डिस्ट्रिक्ट की बात करो और थूथुकुडी की बात करो तो मदुरई में अक्टूबर 2020 में जब सेरो सर्वे करवाई तमिलनाडु में, पता चला 40% सेरो पॉजिटिव है। अप्रैल 2021 में ये सेरो पॉजिटिव कितने पे आ गया? 19% पे आ गया। और जुलाई 2021 में कितने पे आ गया? 79% पे आ गया। अब इसका क्या मतलब है? 40% से 19% और 19% से 79%, इसका एक ही मतलब है कि समय के साथ साथ जो एंटीबॉडीज हैं वो गिर जाती हैं। इसका ये भी मतलब निकल के आता है कि जब आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी ना, तो वैक्सीनेशन देने के बाद जो आपके खून के अंदर एंटीबॉडीज आएंगी कोरोना के अगेंस्ट, वो कुछ समय तक ही रहने वाली है। कुछ समय के बाद वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे वेन आउट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ओके, इसीलिए ये आजकल कोविड-19 की बूस्टर डोज की बात की जा रही है कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जिनको 2 डोज कोरोना वायरस की मिल सकती है, उनको एक बूस्टर शॉट दिया जाएगा। सिमिलरली थूथुकुडी की बात करो तो अक्टूबर 2020 में यहाँ सेरो पॉजिटिविटी थी 39%, अप्रैल 2021 में हो गई 21% और जुलाई 2021 में होगी 72%। 39% से 21% का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई यहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखने की कोशिश की कि कैसे समय बीतने के साथ साथ एंटीबॉडी कम होते लगती हैं। कैसे हमने देखा कि जुलाई और जून 2021 के लगभग जो भी सेरो सर्वेज हुई हैं, चाहे वो ICMR की हुई, चाहे वो स्टेट की हुई हो, वहाँ पे एंटीबॉडी लेवल एकदम से बढ़ते नजर आ रहे हैं, सेरो पॉजिटिविटी एकदम से बढ़ते नजर आ रही हैं। और दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपके अंदर आएगा तो एंटीबॉडीज़ भी आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, वैक्सीन मिली हो तो भी, वैक्सीन ना मिली हो तो भी। वैक्सीन जब मिल जाती है तो आपकी शरीर ज़्यादा तैयार होता है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि एक और वजह है जहां पे आपको स्टेट के सर्वेज में और ICMR के सर्वेज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। इनकंसिस्टेंसी तो है ही ना, एकदम एग्जैक्ट सेरो पॉजिटिविटी के नंबर तो आपको स्टेट में और सेंटर में देखने नजर आ नहीं रहे। तो देखिए, ICMR ने पहली वेव के दौरान जो एंटीबॉडी मेजर करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो बेस्ड थी एलिसा टेस्ट पे। एलिसा टेस्ट इट मेजर्ड एंटीबॉडीज टू इनएक्टिवेटेड वायरस इन इट्स फर्स्ट राउंड। ठीक है ना। बाद में अपनी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ICMR सेरो प्रेवलेंस सर्वे में न्यूक्लियो कैप्सिड और स्पाइक प्रोटीन की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करने लगा ICMR। तमिलनाडु ने जो अपनी सेरो प्रेवलेंस पॉजिटिविटी सर्वे करवाई है उसमें चेमील्यूमिनेसेंस मेथड को डिप्लॉय किया है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, पुणे और दूसरे लेवल पे जो लोकल सेरो सर्वेज हुई हैं वहां पे भी चेमील्यूमिनेसेंस या दूसरे प्रकार के मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी अलग अलग सेंसिटिविटी है और स्पेसिफिसिटी है टुवर्ड्स वायरल एंटीजेंस। तो मतलब अलग अलग जगहों पे जो भी सेरो पॉजिटिविटी की टेस्ट हुए हैं, जो भी सेरो पॉजिटिविटीज की सर्वे हुई हैं, उसमें अलग अलग तरीकों को डिप्लॉय किया गया है और उन अलग अलग तरीकों के आधार पे हमें जो सेरो प्रेवलेंस के पॉजिटिविटी रेट नजर आ रहे हैं वो भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे, ICMR ने जो सर्वे करवाई है और स्टेट लेवल पे जो सर्वे करवाई है वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पॉपुलेशन डाटाबेस पे सर्वे हुआ है। तो हो सकता है कि भाई जो स्टेट लेवल पे सर्वे हुई हो उसमें अलग विलेजेस और वार्ड्स को चुना गया हो, जो ICMR की सर्वे हो उसमें अलग विलेजेस या वार्ड्स को चुना गया हो, उनमें कन्वीनियंस सैंपलिंग, किस प्रकार से वहाँ पे आबादी को चुनना, ये सब चीज़ें। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं, किसका डाटा उठाया, किसका डाटा नहीं उठाया, ICMR ने किसी और का डाटा उठा लिया, स्टेट ने किसी और का डाटा उठा लिया, तो इससे चीज़ें वेरी करने लगती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि एज ग्रुप्स भी यहाँ पे वेरी हो रही है। ICMR की सर्वे में और स्टेट की सर्वे में हो सकता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स को मेजर किया गया और आपको पता है कि कोरोना वायरस अलग अलग एज ग्रुप्स को अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करता है। ठीक है ना। सारे सेरो सर्वेज ने इस एज स्ट्रेटिफाइड रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। मतलब कुछ स्टेट की सर्वों में, सेरो सर्वे में आपको 45 प्लस
कि रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे कोरोना वायरस पॉजिटिव के, और आपको पता है कि 45+ वाली आबादी यहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल है। फिर आप देखोगे चौथा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो टाइम के साथ डीके करने लगती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोतुकोडी के लिए, मदुरई के लिए तमिलनाडु में, कि भाई अक्टूबर 2020 में जो सेरो सर्वे हुई थी और अप्रैल 2021 में हुई है, एंटीबॉडीज अप्रैल 2021 में काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, हालांकि जो सेकेंड वेव का तगड़ा इम्पैक्ट आया वो जुलाई 2021 की तमिलनाडु की सेरो सर्वे में दिखा है, बट अप्रैल में नहीं दिखा है। मतलब अप्रैल तक आपकी जो एंटीबॉडी के लेवल थे लोगों के खून के अंदर वो काफ़ी कम हो चुके थे। मतलब इससे एक और बात पता चलती है कि सेरो पॉजिटिविटी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन के कितने बाद आप सेरो प्रेवलेंस का टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि समय के साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ भी गिरने लगती हैं। प्लस एक जो बहुत बड़ा कंसर्न इस आर्टिकल में उठाया जा रहा है वो है अंडर काउंटिंग का, अंडर एस्टिमेशन का। देखिए कितने लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने एक्चुअली में कोरोना पॉजिटिव और कितने में सेरो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है, कितने लोग यहाँ पे छूट जा रहे हैं, इस चीज़ के गैप को कैलकुलेट कर पाना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे आने वाले समय में हम लोग कोरोना के पोटेंशियल इन्फेक्शंस को रोक पाएंगे। और यहाँ पे केरला का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली हमारे सामने निकल के आ रहा है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे डेथ्स भी कम है कोरोना से रिलेटेड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन के केसेस कम देखे गए हैं, हॉस्पिटल बेड्स ना होने के केसेस वहाँ पे कम देखे गए हैं, देखे तो गए बट कम देखे गए हैं बाकी देश से। तो कोरोना के केसेस एकदम से केरला में क्यों स्पाइक हो रहा है? रिसेंट भी स्पाइक देखने को मिला है। एक्चुअली में 21 जुलाई को ईद थी, उसके चलते रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम कर दिए गए, फेस्टिव सीजन था और उसके चलते हो सकता है कि भाई कोरोना बहुत फैलने लगा और आगे आने वाले समय में ओणम आने वाला है। तो अब ऐसे केसेस में केरला में अगर एकदम से इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन भी ज़्यादा हुआ है पूरे देश के रिस्पेक्ट में, तो हमें समझना ये होगा कि ये जो अप्रोच है ये दूसरे स्टेट्स में भी फैल सकती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट हो गए, मेघालय जैसे स्टेट हो गए, जो कि पहले भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से, यहाँ पे भी चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, चीज़ें ज़्यादा फैल सकती हैं। इसलिए बहुत ही प्रोएक्टिव बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेरो सर्वे डाटा को हर कुछ महीनों पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे हमें इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और ये जो सेरो प्रेवलेंस का डाटा है ना, ये एज के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से अगर पॉजिटिव हो सके, पॉसिबल हो सके। अब देखिए वेरिएंट कौन सा है कोरोना वायरस का, ये तो इंसा कॉग पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि सेरो प्रेवलेंस सर्वे में हम वेरिएंट आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये देखिए इम्पॉसिबल है। वेरिएंट के लिए तो प्रॉपर लेबोरेटरी में जाके चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, वो उतना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर हम इतना कर सकें कि एज वाइज स्ट्रेटिफाइड रिजल्ट्स पब्लिश करें, लोकेशन वाइज स्ट्रेटिफाइड रिजल्ट पब्लिश करें, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। थोड़ा सा ट्रिकी आर्टिकल हो गया, थोड़ा लंबा आर्टिकल हो गया, बट ठीक है, एक बार इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अ डिसकंसर्टिंग पिक्चर बिहाइंड द हेडलाइन नंबर्स, देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट PELFS डाटा में अंडरस्टिमेट द लॉस ऑफ अर्निंग्स एंड फॉल इन कंजम्पशन। पहला वाला जो आर्टिकल था आपका कोरोना सेरो प्रेवलेंस सर्वे वाला, थोड़ा लंबा था, बट ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे बात की। अब बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, द थर्ड एनुअल राउंड ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। कब से कब तक? जुलाई 2019 से जून 2020। इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसमें की इंडिकेटर्स दे रखे हैं लेबर मार्केट के। एक है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग और सीकिंग वर्क। मतलब जितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, इसको आप LFPR कहते हो। तो कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, इसको आप LFPR बोलोगे। फिर होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये क्या है? प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। LFPR में क्या था? कितने लोग काम कर रहे थे और कितने लोग काम ढूंढ रहे थे, दोनों को जोड़ा था LFPR में। WPR में कितने लोग काम कर रहे हैं, इनको जोड़ा है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स दैट इज सीकिंग बट अनएबल टू फॉर्म वर्क। मतलब जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब जो काम ढूंढ रहे हैं, मतलब जो टोटल, देखिए अगर मान लीजिए आप काम ढूंढ नहीं रहे हो, आपको नौकरी मिली और आपने नौकरी ज्वाइन नहीं किया, आप बैठे हो, आप नौकरी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में फिर आप लेबर फोर्स के पार्ट नहीं हो। भले आप पढ़े लिखे हो, भले आप काम करने के एज ब्रैकेट में आते हो, लेकिन आप फिर लेबर फोर्स के पार्ट नहीं हो। लेबर फोर्स के पार्ट आप तब बनोगे जब आप सच में काम ढूंढ रहे होगे। तो अगर आप काम ढूंढ रहे हो और आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तब आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आओगे।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आप गिने जाओगे। तो इन 3 पैरामीटर्स को लेके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कुछ बातें बोली गई हैं। ओके, अब 2019-20 में जब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आया जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक का, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आया 4.8%। अब ये 4.8% बहुत सारे लोगों को ज़्यादा नहीं लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। मुझे भी जब मैंने पहली बार देखा ज़्यादा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भाई अप्रैल 2020, मई 2020 और जून 2020 ये 3 महीने हालत बहुत ख़राब थी। पूरी की पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी। ऐसे समय पे सुनने में तो ये आएगा, या फिर एक लॉजिकल माइंड क्या सोचेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बिल्कुल तेजी से गिरेंगे। लेकिन जब आप इस 2019-20 पीएलएफएस के सर्वे के रिजल्ट्स को देखते हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट नजर आता है 4.8% पे। 4.8% कम नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे चीज़ों को आप डेसिफर करोगे तो आपको पिक्चर उतनी अच्छी नहीं नजर आएगी, कंसर्टिंग नहीं नजर आएगी। और वो किस हिसाब से नहीं नजर आएगी उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर, इनको 2 बेसिस पे मेजर किया जाता है। 2 अप्रोचेस के साथ इनको मेजर किया जाता है। एक अप्रोच है यूजुअल स्टेटस की और दूसरी अप्रोच है करंट वीकली स्टेटस की। यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस में क्या फर्क है? यूजुअल स्टेटस, इट कंसीडर्स द एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 365 days, whereas the current weekly status is based on activity performed during the reference period of the last 7 days। मतलब यूजुअल स्टेटस पे जब आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हो तो पूरे 365 दिन के डाटा के बेसिस पे चीज़ों को निकालता है। ओके, लॉन्ग पीरियड पे चीज़ों को एसेस करता है। लेकिन जब आप वीकली स्टेटस पे चीज़ों को एसेस करते हो तो शॉर्ट पीरियड के बेसिस पे चीज़ों को एसेस करता है। अब आप बस यहाँ पे लॉजिक लगा लो, एक छोटा सा लॉजिक। कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन लगा था वो कब से कब तक लगा था आपका? शुरुआत उसकी कब हुई थी? 25 मार्च 2020 के लगभग शुरुआत हुई। तो उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। तो अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 चीज़ें बहुत ख़राब रहेंगी। तो अगर आप ये 3 महीने केवल कंसीडर करोगे तो चीज़ें आपको बहुत ख़राब दिखेंगी। लेकिन ये जो पीएलएफएस का डाटा निकला है ये जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक का निकला है। तो ये जो जुलाई 2019 से लेके मार्च 2020 तक का टाइम था, उस समय के अच्छे फिगर को अगर आप ये आखिरी के 3 महीने के बुरे फिगर से जोड़ दोगे तो ओवरऑल पिक्चर आपको अच्छी नजर आएगी, रोजी नजर आएगी। और यही यहाँ पे हो रहा है। 2017-18 का जब पीएलएफएस आप देखोगे तो वो 6.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यही 4.8% हो जाता है 2019-20। तो 2017-18 में जहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% नजर आ रहा है, वही 2019-20 में आपको 4.8% नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे, और यूजुअल स्टेटस में पूरे 365 दिन का डाटा कैलकुलेट किया जा रहा है। जुलाई 2019 से जून 2020 तक का डाटा कैलकुलेट किया जा रहा है। और पूरे साल का जब आप डाटा कैलकुलेट करते हो तो फिगर तो आपको एवरेज आउट होके ही नजर आएगा, अच्छा ही नजर आएगा, वो कहीं से भी आपको बुरा नजर नहीं आएगा। अब देखिए, इसी 2017-18 से लेके 2019-20 में एलएफपीआर को कंपेयर करते हैं, डब्ल्यूपीआर को कंपेयर करते हैं। तो एलएफपीआर इंक्रीज हुआ 36.9% से 40.1%। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में से वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और वो लोग जो ढूंढ रहे हैं उनका नंबर बढ़ा है 36.9% इन 2017-18 टू 40.1% इन 2019-20। वहीं पे अगर आप डब्ल्यूपीआर का डाटा देखोगे, ठीक है ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो बढ़ा है 34.7% से लेके 38.2%। तो मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ी, तो जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ी। मतलब कुछ हद तक नौकरियां क्रिएट हुई हैं, और उसके चलते आपको ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के कंपैरिजन में 2019-20 में कम नजर आ रहा है। लेकिन बात वहीं पे यही आ गई कि ये फिगर उतना रोजी नहीं है। उतना रोजी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ यूजुअल के आधार पे कर रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज, इन 2 अप्रोचेस को जरूर याद रखना, यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में अभी के लिए जो डाटा ये अनएम्प्लॉयमेंट का 4.8% बताया जा रहा है 2019-20 में, कंपेयर टू 6.1% ऑफ 2017-18। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस। अगर इसको आप करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से करोगे तो चीजें खराब होती नजर आ जाएंगी। ठीक है, वो कैसे नजर आ जाएंगी उसके बारे में भी बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो स्टैटिस्टिक्स है ये 4.8% हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत पजलिंग भी है, बहुत आश्चर्यचकित है।
और आश्चर्यचकित तो लगेगा ही ना आपको भाई, इतनी अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और इतनी अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट आपको घटता नजर आ रहा है। अगर आप जनवरी मार्च 2018 के क्वार्टर में हमारी जीडीपी की ग्रोथ को देखो तो वो थी 8.2%। जनवरी से मार्च 2020 के क्वार्टर में अगर आप जीडीपी की ग्रोथ देखो तो वो थी 3.1%। अप्रैल से जून 2020 में जीडीपी की ग्रोथ देखो तो 23.9% नीचे गई है, निगेटिव में गई है। तो इतना ज्यादा निगेटिव में जीडीपी ग्रोथ रेट जा रही है, जीडीपी कम हो रही है, ऑलमोस्ट एक क्वार्टर जीडीपी कम हो रही है और उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता नजर आ रहा है। ये अलग ही प्रकार की चीजें नजर आ रही हैं। अब इसका एक और रीजन है यहाँ पे, पीएलएफएस को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे वर्कफोर्स को कैटेगराइज किया जाता है। कैसे कैटेगराइज किया जाता है? एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं रेगुलर वेज सैलरीड वर्कर्स और एक होते हैं कैजुअल लेबर्स। ये तीन ग्रुप्स हैं। इस सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप के अंदर क्या आता है? एक ओन अकाउंट वर्कर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं और अनपेड हेल्पर्स आते हैं इन फैमिली एंटरप्राइजेस। समझिए बात को, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ओन अकाउंट वर्कर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं और अनपेड हेल्पर्स आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अनपेड हेल्पर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो ओन अकाउंट वर्कर्स आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन में ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। ये ओन अकाउंट वर्कर्स छोटे छोटे एंटरप्राइजेस चलाते हैं, किसी भी प्रकार का लेबर हायर नहीं करते हैं या फिर कभी मदद पड़ी तो फैमिली मेंबर से मदद ले ली। जो एम्प्लॉयर्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में वो वर्कर्स को हायर करते हैं। ठीक है, अब समझिए, of all the worker categories only the proportion of unpaid family workers have gone up significantly in the last 3 years। मतलब वो फैमिली वर्कर्स जो अपने घर में चलने वाले किसी एंटरप्राइज को मदद दे रहे हैं, वो फैमिली वर्कर्स जो कि अपने घर में चलने वाले किसी एंटरप्राइज को मदद दे रहे हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है, लेकिन वो अनपेड है। ठीक है ना? तो मतलब कल की डेट में मान लीजिए आप या मैं, हमारे घर में हमारे फादर को एंटरप्राइज चला रहे हैं, उसमें हम मदद करने लगे तो हम उसके पैसे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे घर का ही एंटरप्राइज है। तो हम वर्कर की कैटेगरी में तो आ जाएंगे लेकिन हमको पैसा नहीं मिलेगा उसको। तो इस प्रकार के जो वर्कर्स की तादाद है ये पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इस प्रकार के वर्कर की तादाद जब बढ़ेगी तो इन वर्कर्स को एम्प्लॉयड माना जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम अपने फैमिली के एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखिए, फादर ने हमको पॉकेट मनी दे दी, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, बट हमको एक फॉर्मल तनख्वाह नहीं मिल रही है उसकी, लेकिन हम एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जा रहे हैं, अब हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 3 सालों में अनपेड फैमिली वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये अच्छी बात तो है नहीं, कहीं ना कहीं सही बात है। अब भाई भले ही हम अपने फैमिली एंटरप्राइज में मदद कर रहे हैं लेकिन पैसा तो हमको मिल नहीं रहा है उसका, तो हम अनएम्प्लॉयड भी नहीं रह रहे हैं और हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है उसका, और उसके चलते ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमको कम होता नजर आ रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। In fact, between 2018 and 2019, while the workforce increased by 2.9%, the proportion of all other employment categories in the workforce declined except unpaid family helpers। 2018 से लेकर 2019 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स है वो 2.9% बढ़ी है, लेकिन इसमें बढ़ने की वजह केवल अनपेड फैमिली हेल्पर्स है, क्योंकि बाकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी हैं, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी हैं, वो घटी हैं, अनपेड फैमिली हेल्पर्स बढ़े हैं। तो उसके चलते ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि ये अनपेड फैमिली हेल्पर्स हैं, इनको अपने काम के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स को एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, आपको पता ही है। और इस एग्रीकल्चर में एक जेंडर डायमेंशन भी आता है। आपको पता है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, भले ही एग्रीकल्चर में आपको जो ट्रेडिशनल एक परिभाषा दिखेगी वो एक किसान की ऐसी दिखेगी कि किसान एक आदमी जो हल जोत रहा है, ठीक है, आपके ग्राउंड्स में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत बड़ी है, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज होती हैं और इन कैटेगरीज में वुमेन वर्कर्स बहुत इन्वॉल्व होती हैं। जब ये कोरोना का लॉकडाउन लग गया ना, लोगों के पास काम करने के लिए पैसा नहीं था, तो बहुत सारे अर्बन माइग्रेंट्स रूरल इलाकों में पहुंच गए और जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, वुमेन जो कि प्राइमरीली डोमेस्टिक वर्क में काम करती थी वो एग्रीकल्चर में चली गई और वहाँ पे अनपेड फैमिली हेल्पर्स बन गई। तो पहले जब ये वुमेन घर का काम कर रही थी तब ये अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आती थी। जब इन्होंने एग्रीकल्चर में मदद करनी शुरू कर दी तो ये एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गई।
लेकिन क्या ये रियल एम्प्लॉयमेंट है? क्या उनको उनके काम का पैसा मिल रहा है? नहीं, काम का पैसा तो मिल नहीं रहा है। और आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रीकल्चर में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर काम करने के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन वहां पे इन्वॉल्व है 8 लोग, ठीक है ना? तो जब काम करने के लिए 5 लोग चाहिए, इन्वॉल्व हैं 8 लोग, तो वो 8 लोगों को एम्प्लॉयड बोल देना, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जहां पे एग्रीकल्चर में 5 लोग इन्वॉल्व हैं, 5 लोग की जरूरत है और 8 इन्वॉल्व हैं, तो मतलब जितने लोगों की जरूरत है एग्रीकल्चर में, उससे ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए एक टर्म है एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में। उस टर्म का नाम क्या है, मतलब फॉर्मल टर्म का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल पेन इट, जो भी जवाब देगा, ठीक है। फिर अनपेड फैमिली वर्कर्स में एग्रीकल्चर के फील्ड में वुमेन डोमिनेट करती है, ठीक है। तो पहले ये वुमेन जो डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व थी, जब इन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना शुरू किया तो सरकार ने इनको अनपेड फैमिली वर्कर्स की तरह दिखा दिया और अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। तो अब ये एम्प्लॉयड भी हैं और इनको पैसा भी नहीं मिलता है। तो वही बात है कि स्टैटिस्टिक्स को रीऑर्गेनाइज करके, स्टैटिस्टिक्स को बदल के पॉजिटिव नोट में दिखाना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए हो कि यहाँ पे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% नजर आ रहा है 2019-20 में, ये कम होता क्यों नजर आ रहा है 2017-18 के रिस्पेक्ट में, जो कि 6.1% था 2019-20 में, 2018 हाँ 2019-20 में ये 4.8% होता नजर आया। क्यों होता नजर आया? एक तो इसके लिए यूजुअल स्टेटस रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो एम्प्लॉयड कैटेगरी में लोग आते हैं, उस एम्प्लॉयड कैटेगरी में ये जो अनपेड फैमिली हेल्पर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके चलते सामने सामने तो दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बट एक्चुअली में वो बढ़ा नहीं है। ओके, तो ये जो यूजुअल स्टेटस है, इट इज बेस्ड ऑन अ लूज डेफिनेशन ऑफ वर्क दैट अंडर एस्टिमेट्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होगी अगर आप करंटली वीकली स्टेटस अप्रोच को यूज़ करते हो। चलिए भाई, अब हमने यूजुअल स्टेटस से पता किया तो हमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बट वो चीज़ सही नहीं है। एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन हमको कम नज़र आ रहा है। तो अगर हम करंट वीकली स्टेटस के अप्रोच पे निकालें तो पता चलेगा कि पिछले 3 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो 8.8% है। तो जो करंटली यूजुअल स्टेटस के हिसाब से 4.8% नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली में 8.8% है और पिछले 3 सालों में 8.8% ही है। मतलब जो रियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8.8% है। गॉट इट? तो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स हमारे देश में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। प्लस फिर PLFS सर्वे के लिए बहुत कुछ और भी बताया जा रहा है। अभी अप्रैल जून 2020 था, ये नेशनल लॉकडाउन के साथ ओवरलैप कर रहा था, तो वीकली स्टेटस के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस क्वार्टर में था वो 14% था। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 20% था। आप सोचिए, इस क्वार्टर के लिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% पे आ गया। ओवरऑल क्या नाम से जो देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14% पे आ गया। तो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि इस क्वार्टर के लिए आप 14% 20% पे चल रहे हो, आप बता रहे हो 4.8%, तो ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हो गई। तो इस प्रकार के सर्वे के नंबर्स एक्चुअली में रियल पिक्चर नहीं दिखाते हैं, यही बताया जा रहा है। रियल पिक्चर PLFS सर्वे, अगर करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखेंगे तो अप्रैल जून 2020 में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 20% और ओवरऑल देश का अनएम्प्लॉयमेंट 14% आपको नजर आएगा। जो एवरेज मंथली इनकम है सैलरीड लोगों की, वो 2% से बढ़ी है अप्रैल जून 2020 में ओवर अप्रैल जून 2021। अगर हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो द मंथली अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डिक्लाइन बाय 16%। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मंथली अर्निंग 16% घटी है और जो डेली वेज कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी मंथली अर्निंग 5.6% घटी है। विद द रियल मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डिक्लाइन बाय 7.6%। मतलब पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो 7.6% से घटा है। तो काफ़ी स्टैटिस्टिक्स दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया, बाकी इसका डिटेल एनालिसिस शाम तक आपको मिल ही जाएगा। ये PDF भी मैं इमीडिएटली आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो नीचे डेफिनेटली ज्वाइन कर लें। harshidwedi.com पे भी आपको ये जो एडिटोरियल का जिस्ट है वो शाम तक मिल ही जाता है, तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यूजुअल अप्रोच और करंट वीकली अप्रोच, ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। यूजुअल अप्रोच और करंट वीकली अप्रोच के हिसाब से ओवरऑल ये जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स नज़र आ रहे हैं आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से, वो चीज़ों को काफ़ी आपको क्लियर करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। द कस्प, इंडिया मस्ट प्रेस अहेड विद वैक्सीनेशन टू अवॉइड रिपीट ऑफ ट्रबल्स
ऑफ द सेकेंड वेव। देखिए भाई, अगस्त में फिर से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें शुरू हो रही है इंडिया की कोरोना वायरस स्टेटस स्टोरी में। जो 3-7 दिन का वीकली एवरेज नज़र आ रहा है केसेस का, 40,000 नज़र आ रहा है। ओवरऑल एक दिन में 40 से 41,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से। हर दिन आप कह सकते हो कि 20,000 फ्रेश केसेस आ रहे हैं आपके कोरोना वायरस के केरला से। तो मतलब जो 40-41,000 पूरे देश में केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उसमें से 20,000 तो आपके केरला से ही आ रहे हैं। अब केरला में जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस की, इसकी एक और वजह हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि केरला में जो रिसेंटली टेस्टिंग है वो बहुत बढ़ाई गई है। तो 25 जुलाई को केरला में लगभग टेस्ट हो रहे थे 1,30,000 एक दिन के, अब मंडे को लगभग 1,62,000 हो रहे हैं। और सिर्फ केरला में ये प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 11 स्टेट्स अभी के लिए ऐसे हैं जो कि वीकली इंक्रीज दिखा रहे हैं केसेस में। केरला इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। केरला में तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, और भी बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे केसेस हमको बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसे केरला के अलावा अगर आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटका की कर लीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर की बात कर लीजिए, हर जगह पे केस बन रहे हैं। जो नेशनल सिचुएशन है, उसने हेल्थ सेक्रेटरी को यह प्रॉम्प्ट किया है कि वो सारे स्टेट्स को लिखें, खासकर वो स्टेट्स जहाँ पे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। 10% से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए 1,00,000 कोरोना वायरस के टेस्ट हुए, तो 10,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसको बोलते हो आप टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये देखा है कि लगभग 11 स्टेट्स में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स 10% से ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एग्जैक्टली अगर डिस्ट्रिक्ट के टर्म्स में बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये बोलना है कि देश में 46 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा नज़र आ रहा है। लगभग 53 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव रेट 5 से 10% के बीच में नज़र आ रहा है। इंडिया का ओवरऑल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% है, और अगर इसको सही समय पे नहीं रोका गया तो जो बात है वो हाथ से बाहर निकल जाएगी। प्लस ओवरऑल आईसीएमआर की जो फ्लैग वेविंग है, ये एक और कंटेक्स्ट में साफ साफ नजर आ रही है। ये जो 4th नेशनल सेरोलॉजी सर्वे है, इसने ये बताया कि लगभग 40 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं दैट लैक्ड एंटीबॉडीज टू द वायरस एंड दे आर एक्चुअली वेरी पर्टिकुलरली वल्नरेबल। 40 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं है। ओवरऑल आप देखो, जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि आप दे आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन। 45 प्लस में मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। 80% जो मॉर्टेलिटी है ये 45 प्लस या उन लोगों में हुई है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। और इस 45 प्लस एज ग्रुप में भी जो वैक्सीनेशन है वो केवल 11% लोगों की हुई है। मतलब अभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। तो इस वल्नरेबल कैटेगरी को कम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले 45 प्लस एज ग्रुप में जो वैक्सीनेशन है वो बहुत तेज़ी से शुरू करने की ज़रूरत है। अब सरकार कर तो रही है तेज़ी से शुरू। देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई के समय पे वैक्सीनेशन के रेट धीमे थे। फ्रॉम जुलाई अगस्त थोड़े बहुत तेज़ हो गए हैं, वैक्सीन अवेलेबिलिटी आने लगी, और अगस्त के एंड तक सितंबर तक ऐसे चांसेस हैं कि वैक्सीन और बहुत मेजर स्केल पे आने लगेगी। कोविशील्ड तो बहुत तेज़ी से आने लगेगी, कोवैक्सीन का आने का स्टेटस थोड़ा धीमे चल रहा है। फिर अगर आप देखो तो जनवरी में जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इंडिया में 47.1 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की गई हैं। ओवरऑल 94.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, 2 डोजेस देनी है, यानी कि 188 या 189 करोड़ डोजेस यहाँ पे देनी है। अब ये पूरा वैक्सीनेशन करने के लिए पर डे 90 लाख से 100 लाख डोजेस आपको देनी है, बट एक्चुअली में अभी के लिए सिर्फ 30 लाख से 60 लाख डोजेस दी जा रही हैं। तो अभी भी हमारी सरकार को बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी हाल में ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग दिसंबर 31, 2021 तक 94.4 करोड़ लोगों को इनॉकुलेट कर पाएंगे, बट इन एनी केस अगर हम चीज़ों को स्पीड अप कर सकें तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फिर में एंड में वही बात कि भाई एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटलाइजेशंस एंड डेथ्स। मतलब इन्फेक्शन में, हॉस्पिटलाइजेशन में और डेथ को कम करने के लिए जितने भी एफर्ट हो सकते हैं आप करो। ये तो खैर हर ही कोई कहता है। अपने आखिरी आर्टिकल पे आ जाते हैं। बीइंग बोमई, द न्यू चीफ मिनिस्टर विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। भाई जो नए चीफ मिनिस्टर आए यहाँ पे कर्नाटका के बसवराज बोमई साहब, इनको बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स को एड्रेस करना है। कैसे कन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स? देखिए, पहले BS येदियुरप्पा, ये भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड की तरफ से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे।
कहीं ना कहीं कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने में मिस्टर येदियुरप्पा का एक बहुत मेजर रोल रहा है। लिंगायत कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ओवरऑल येदियुरप्पा जी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिफेक्शंस लेके आना, फिर मिस्टर येदियुरप्पा के दौरान और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मिस्टर येदियुरप्पा के दौरान नेपोटिज्म के चार्जेस हैं, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। ये चार्जेस तो लगाए गए हैं येदियुरप्पा के ऊपर कि जनता दल सेक्युलर से और कांग्रेस से एमएलएस तोड़ के ये बीजेपी की तरफ लेके आए और उसके बेसिस पे बीजेपी की सरकार बनाई गई। तो बहुत सारे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगे थे येदियुरप्पा के ऊपर, और ये कोई इल्ज़ाम गलत नहीं थे। देखिए, बीजेपी की सरकार भी इनके दम पे ही बनी थी, लेकिन अब जो बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी वही येदियुरप्पा का राज नहीं पसंद कर रही थी, तो इसलिए येदियुरप्पा की चीफ मिनिस्टरशिप बदली गई। अब वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि येदियुरप्पा अभी भी बहुत पावरफुल हैं कर्नाटका की पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं है कि वो कुर्सी से हट गए चीफ मिनिस्टर की तो वो ताकतवर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाए गए ना बसवराज बोमई साहब, इनकी काफ़ी अच्छी बनती है येदियुरप्पा साहब के साथ। तो अभी भी बड़ा टॉवरिंग और इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं बसवराज बोमई के बिहाफ पे येदियुरप्पा साहब। लेकिन अब बसवराज बोमई साहब के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? पहली बात तो लिंगायत कम्युनिटी को खुश करके रखना है। लिंगायत कम्युनिटी को पॉलिटिकली डोमिनेंट माना जाता है कर्नाटका के अंदर, तो लिंगायत कम्युनिटी पॉलिटिकली डोमिनेंट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बसवराज बोमई को इंश्योर करना है। प्लस येदियुरप्पा जैसे लोग खुश रहे, इस बात को भी इंश्योर करना है। प्लस अपने आप के ऊपर से नेपोटिज्म और करप्शन जैसे चार्जेस भी हटाने हैं। जो येदियुरप्पा साहब के ऊपर नेपोटिज्म और करप्शन के चार्जेस लगे थे, इस प्रकार के चार्जेस से बसवराज बोमई साहब अपने आप को दूर रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोकल बीजेपी के लेवल की लीडरशिप है, वो लोकल बीजेपी के लेवल की लीडरशिप जिस प्रकार से येदियुरप्पा से नाराज थी, उसी प्रकार से बसवराज बोमई से नाराज ना रहे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हिंदुत्व पॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच, देखिए कर्नाटका में उस हिसाब की हिंदुत्व पॉलिटिक्स नहीं चलती, तो उससे भी अपने आप को दूर रखना, मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा पैसिफाई करके रखना, तो इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पे करना है किसको? मिस्टर बसवराज बोमई साहब को। अभी शुरुआत में तो लग रहा है कि जो बसवराज बोमई साहब है वो सब चीज कर पाएंगे, और उन्होंने बोला है कि ये अपने फादर एस.आर. बोमई की प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से यहाँ पे राज करेंगे। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बसवराज बोमई साहब सब कुछ मैनेज कर लेंगे। येदियुरप्पा की जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसको भी वो यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। उसके साथ साथ बसवराज बोमई साहब अपने ऊपर से करप्शन और नेपोटिज्म के चार्ज नहीं लगने देंगे। उसके साथ साथ प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के साथ आगे चलेंगे। तो ये सब चीज़ें अब आगे आने वाले समय में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना नहीं परफॉर्म करते हैं, तो आगे ही पता चलेगा। बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि बोमई साहब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।